हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट करेंगे। आप लोग इस मॉक टेस्ट को दीजिए और बताइए कि 37 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगाया करिए। जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका नंबर जो है यानी आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो छात्र यूपी पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इस मॉक टेस्ट को दे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना चाहिए। इससे क्या है कि आपके स्कोर जो है वो बढ़ते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप पहले से ही पढ़े रहते हैं और वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल दे दे या फिर राष्ट्रपति दे दे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी किसी भी पद का नाम दे दे तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? देखिए, राज्यपाल अगर कहा जा रहा है तो इसमें कोई एक राज्यपाल नहीं आएगा। जितने भी राज्यपाल है वो सभी लोग इसमें आ जाएंगे, यानी जाति का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी एक राज्यपाल का नाम ले लिया जाए या प्रधानमंत्री या किसी भी पद के जो उसके अंदर काम कर रहे हैं यानी व्यक्ति का जब नाम लिया जाए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा? भाव आएगा, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी, खुशी, दुख और आपका हरियाली, ये सब क्या है? भाव है। समूहवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से समूह का बोध हो, जहाँ पे कई सारी चीज़ें हो एक ही प्रकार के, तो वहाँ पे क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ अब एक लोग से या दो लोग से तो बनेगी नहीं, ढेर सारे लोग रहेंगे तब, तो वो क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। सेना, अब सेना में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, कई सारे लोग होंगे, तो वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्लास कहा जाए तो क्लास में भी एक बच्चा तो होगा नहीं, छात्र होंगे, छात्रा होंगी, टीचर होंगी, तब क्लास बनेगा। तो क्लास भी क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आती है और आपकी धातुएं आती है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको बताना है। सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के।
अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, अगर आपसे भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे, लेकिन अगर आपसे सिर्फ सर्वनाम पूछे तो सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई क्या है? सर्वनाम है ना, तो इस तरह कोई, या, वह, कौन, क्या, कुछ, ये क्या है? सर्वनाम। तो इस तरह सर्वनाम कितने होते हैं? 11। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तब आपको 11 लगाना है, और अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तब आपको 6 लगाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई आ जाए या कुछ आ जाए तब आपको कौन सा सर्वनाम लगाना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको पता चल रहा है? नहीं ना, यानी अनिश्चित है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। राम ने श्याम को कुछ दिया। क्या दिया पता है? नहीं पता आपको। उसने कुछ दिया, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको ध्यान रखना है, कोई या कुछ किसी भी वाक्य में आ जाए और आपसे पूछे कि कौन सा सर्वनाम है तो आपको लगाना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यह और वह आ जाए शब्द और आपसे पूछे कौन सा सर्वनाम है तब आपको निश्चयवाचक सर्वनाम लगाना है। क्या लगाना है? निश्चयवाचक। अगर या और वह आ जाए और आपसे पूछे कि कौन सा सर्वनाम है तब। निजवाचक सर्वनाम आप कब लगाएंगे? जब आप शब्द अपने लिए आए। जैसे मैं आप ही काम कर लूंगी, तो आप मेरे लिए आया है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। या फिर आ जाए स्वयं। क्या आ जाए? स्वयं। आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, तब आप क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम, आप, खुद और स्वयं के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको पता है क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म हो, और अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म ना हो। अ मीन्स होता है नहीं, यानी जिसमें कर्म ना हो। स मीन्स होता है साथ, यानी जिसमें कर्म हो, साथ हो। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है? छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, शिशु सो रहा है। देखिए छात्रा लिख रही है यानी वो कुछ लिख रही है ना, कुछ लिख रही है, कुछ आ रहा है। अगर आप पूछेंगे क्या लिख रही हो तो वो बताएगी कि हाँ मैं ये लिख रही हूँ, हिंदी लिख रही हूँ, नकल लिख रही हूँ, या फिर कुछ और लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ, वो बताएगी। पढ़ रहा है यानी वो कुछ पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है ना। अगर आप उससे पूछेंगे तो बताएगा। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है? खेल खेल रहा है ना, क्रिकेट खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा, या फिर कुछ और गेम खेल रहा होगा। तो इससे आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन सो रहा है, क्या सो रहा है? कुछ निकल रहा है? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी है? शिशु सो रहा है। बाकी ये तीनों आपका क्या है? सकर्मक क्रिया है। तीनों में क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। विशेषण किसे कहते हैं? पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताए। जैसे राम मोटा है। राम क्या है? मोटा है, मोटा है।
तो राम की विशेषता क्या है कि वो मोटा है। राम की विशेषता क्या है कि मोटा है। मोटा क्या है, ये विशेषण है। क्या है, ये विशेषण है। और विशेषता किसकी बता रहा है, राम का। राम की विशेषता बता रहा है ना, तो राम क्या हो जाएगा, राम यहाँ पे विशेष से है। क्या है, राम विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई जा रही थी, इसे हम क्या कहें, विशेष। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बताइए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जैसे राम धीरे धीरे लिख रहा है, राम धीरे धीरे लिख रहा है, तो लिखने क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे शब्द बता रहा ना, और लिखना क्या है, क्रिया, लिख रहा है यानी लिखना क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। सीता कैसी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है ना। तो सुंदर शब्द क्या है आपका, यहाँ पे विशेषण है, और बहुत सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है ना, तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, काफी में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाएं। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। देखिए काफ़ी है, काफ़ी, क्या आप इसे गिन सकते हैं, नहीं ना। काफ़ी है मतलब आप कोई चीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए, तो आपने कहा बस काफ़ी है, इतना बहुत है, मेरे लिए पर्याप्त है, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो ये संख्या तो है नहीं कि संख्यावाचक, इसे हम गिन नहीं सकते, ठीक। काफ़ी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी और डी तो कट गया, यानी ये परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक में क्या निश्चित है, नहीं, क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण आपको बताना है। एक आपका होता है अघोष वर्ण, एक होता है आपका सघोष वर्ण, या फिर इसी को हम लोग घोष भी कहते हैं। किसी सघोष को घोष भी कहते हैं। आपको अघोष वर्ण बताना है। आ दिया है जा, हा और शा। बताइए कौन सा आपका अघोष वर्ण है। देखिए आ जो है आपका ये तो सघोष है, जा भी सघोष है, हा भी आपका क्या है, सघोष वर्ण है। हा जो है ये आपका अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत कौन सा वर्ण नहीं है आपको बताना है। दंत वर्ण यानी जिसका उच्चारण दंत से होता है। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं आपके, उनका उच्चारण किससे होता है, दंत से ही होता है। त, थ, द, ध, न ये दंत से उच्चारित होते हैं।
तो देखिए ता है, ना है, दा है, ये आपका टा है, टा से टमाटर वाला, ठीक। तो किसका उच्चारण नहीं होता, तो हमने देखा दंत वर्ण का यानी जो ता वर्ग है इनका उच्चारण तो दंत से होता है, तो ता भी होगा आपका दंत वर्ण, ना भी होगा और दा भी होगा। लेकिन टा जो है इसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है। टा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संकेतवाचक अव्यय, कारणवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय या संबंधवाचक अव्यय। बताइए कौन सा अव्यय है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अव्यय में कितने उपसर्ग है तब आप क्या बताएंगे, बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अव्यय में कितने उपसर्ग हैं, देखिए अव्यय आ धन व्यय से मिलकर बना है अव्यय, आ धन व्यय। अगर हम व्यय का भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी धन ए। यानी इसमें कितने उपसर्ग है, आ आपका उपसर्ग है, वी है यानी 2 उपसर्ग है। अव्यय मीन्स व्यय यानी खर्च, आ मीन्स होता है नहीं, यानी जो परिवर्तित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय करते हैं। यहाँ पे खर्च का मतलब परिवर्तन से है, ठीक। तो यानी जो परिवर्तित ना हो शब्द उसे हम अव्यय कहते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पे जो शब्द परिवर्तित ना हो। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्यों वो लाचार है, क्यों लाचार है, क्योंकि अंधा है। यानी यहाँ पे कारणवाचक अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। वधु का बहुवचन रूप होगा। बताइए पहले आपकी हिंदी में कितने वचन होते हैं और संस्कृत में कितने वचन होते हैं, और बहु का बहुवचन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। हिंदी में 2 वचन होते हैं, कितने, 2, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 होते हैं। आपको याद रखना है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। हिंदी में आपका द्विवचन जो है वो नहीं होता है। बहु का क्या हो जाएगा, वधु है ना, तो वधु का वधुए। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो किन्नर आपका स्त्रीलिंग शब्द तो नहीं है, अंतरी भी नहीं है, अपरिग्रह भी नहीं है। अहिंसा जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। भविष्य काल पूछा जा रहा है। काल यानी काल का अर्थ होता है समय। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपसे यहाँ पे भविष्य काल पूछा जा रहा है। मैं आपका आभारी हूँ, यानी इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था,
तो इसमें कौन सा काल है? था, यानी पास्ट आ गया ना, भूतकाल हो गया। हूँ है तो वर्तमान, था है तो भूतकाल, और ग आ गया, गागी गे तो क्या हो जाएगा आपका? भविष्य काल। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है? भविष्य काल। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? खलिहान, क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर 6 क्षेत्र। बताइए क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। तो खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। किसकी वर्तनी सही है? ऊपर लिखित बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, जितने भी लोग कह रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए बहाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है वो शब्दांश है। क्या है? शब्दांश, यानी शब्द का अंश है। ये शब्द नहीं है, शब्द का अंश होते हैं, ठीक है। और किसी भी शब्द में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है 19 में? उनधनीस यानी उन आपका क्या है? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पुष्कर का अर्थ बताइए। बताइए पुष्कर का अर्थ क्या होगा? पुष्कर नदी का नाम, मूषक ट्रेन का नाम, या सरोवर? तो पुष्कर जो है ये सरोवर है। क्या होगा पुष्कर का अर्थ? सरोवर को ही पुष्कर कहते हैं। जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा? जटिल, जटिल यानी पेचीदा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको अभी से मेहनत करना है, ठीक है। आपको जिनकी भी तैयारी नहीं हुई थी, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ था, उन्हें एक और मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, नौकरी लेने का। तो आप लोग अभी से जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए। आपका एग्ज़ाम जैसा कि कहा गया है 6 महीने के अंदर ही कराया जाएगा। तो आपका हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहिए। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह आपको इस बार भी तैयारी करने का मौका ना दिया जाए। 1 महीने पिछली बार ही मिला था ना, तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग पहले से ही तैयारी करते रहिए। गाढ़ा का विलोम बताइए। बताइए क्या होगा गाढ़ा का विलोम? तो गाढ़ा का विलोम पतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ये सिंपल क्वेश्चन था। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द बताइए। क्या होगा उपार्जित का विलोम शब्द? अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या सृजित? उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? बताइए क्या भरा जाएगा? ये बाकी जो आपका दिया है हुआ है ये टाइम पास करने के लिए, सॉरी यानी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये सब चीज़ इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक सब दिया है तो आपको पता चल गया कि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप लोग ये सब पढ़ के टाइम वेस्ट एग्ज़ाम टाइम में मत करिएगा। बताइए क्या भरा जाएगा? चुनाव क्षेत्रों का पुनः
परिगणन करना चाहिए या क्या करना चाहिए बताइए। चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना यानी बहुत क्रोधित होना। लाल पीला होना यानी क्रोध यानी गुस्से से मुंह आपका क्या हो रहा है? लाल पीला। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। परोपकारिणी जो है स्त्रीलिंग है, हंसनी भी स्त्रीलिंग है, तपस्विनी भी स्त्रीलिंग है, तेजस्वी जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी एक शब्द आपको बताना है जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। और जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहेंगे? दुस्साध्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द में संधि है। कौन सी संधि है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यश स्वर संधि, विधि स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेल होता है। मेल हो रहा है तो किसका मेल? वर्णों का मेल। किसका? वर्णों का मेल। अगर शब्दों का मेल होगा तो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। और वर्णों का मेल होगा तो संधि कहलाएगा। मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला। मना धन हार, सॉरी हर, मना धन हर यानी इसमें क्या आया है? पहले शब्द के अंत में विसर्ग, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधूर्म का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपको करना है। वधूर्म का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वधूधन उर्मी क्या होगा? वधूधन उर्मी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। कितने लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है जो भी कह रहे हैं। नेक्स्ट, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक प्रथम पद किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रथम पद क्या होगा? अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होगा। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि नवरत्न में कौन सा समास है तो नवरत्न यानी नवरत्न है, तो नवरत्न में आपका द्विगु समास हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नवगृह में कौन सा समास है। बताइए जल्दी से कि कौन सा समास है नवगृह में। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए। हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या विवश रस।
ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। वीर रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। आपसे पूछा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो अद्भुत रस में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बात को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लेकिन लंका जो है सारी जल गई। यहाँ पे बात के बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो जहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है बताइए आप लोग। तो इसमें चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। यहाँ पे जब आप मात्रा गिनेंगे तो 16 मात्रा आएगी। मंगल यानी 2, 1, 1, 1, 1, 1 और 1 यहाँ पे, फिर यहाँ 2, फिर 1, 1। हारी में भी 2, 2 आप गिन लीजिए। 2, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। कितनी मात्रा आई? 16। इसी तरह इसमें भी गिनेंगे तो 16 मात्रा आएगी। इसमें कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दिनेश भी है सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर भी है, लेकिन विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है? बीच, दुकुल, तरंग और हिलोर। बीच जो है ये लहर का पर्यायवाची है, हिलोर भी है, तरंग भी है, लेकिन दुकुल जो है वो आपका लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द अनेकार्थक है? नासिका, कान, अंग, नेत्र। बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से 3 आपका समान है, एक जो है वो अलग है। नासिका, कान, नेत्र ये हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन अंग यानी ये सभी क्या है? अंग ही है हमारे शरीर के। यहाँ पे अंग आपका जो है वो अलग है। यहाँ पे अंग का नाम दिया है, लेकिन ये अंग दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है उत्तर। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ होगा ऑप्शन नंबर सी। उपत्यका का अर्थ है, क्या अर्थ है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है?
सूरदास प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद या कबीर दास जी? कामायनी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बताइए। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये इनकी आखिरी रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।